स्वागत है आप सभी का इस नई दिल को छू लेने वाली कहानी में। हमारी आज की कहानी है आत्मसम्मान की जीत। पिंजरे की वो सिसकी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन कैलाशनाथ जी की आंखें घड़ी पर ठहरी हुई थी। सुइयां घूम रही थी, लेकिन दिल की धड़कनें रुक सी गई। चेहरे पर वो उदासी की परतें, आंखों में वो नम चमक, जैसे जीवन की आखिरी शाम ढल रही हो। सीने में वो सिसकी उफान मार रही थी। याद आई वो रातें जब बेटा मोहन छोटा था, गोद में सिसकता, पापा कभी मत छोड़ना। अब वो गोद कहीं खो गई और रिटायरमेंट की ठंडी हवा सीने को चीर रही। सुबह होते ही बाहर सोफे पर धंस गए, सांसें भारी, यादें सिसकियाँ ले रही। तभी मोहन नाश्ते की मेज पर आया, चाय का कटोरा थामे। पापा कैसा लग रहा है आज? आपकी गुलामी का अंतिम दिन है। कल से आज़ाद पंछी की तरह उड़ान भरेंगे। आकाश में स्वच्छंद। मोहन की हंसी में वो बनावटी जोश था, लेकिन कैलाशनाथ जी का सीना सिकुड़ गया। आंसू पलकों पर ठहर गए। कहाँ बेटा, जीवन भर पिंजरे में कैद रहा। पंछी के पंख तो टूट चुके, उड़ान का सपना भी धुंधला। उनकी आवाज़ कांपी, सीने में वो दर्द उफान मार उठा। थोड़ा सा समय मिले तो मोहन के साथ लूडो खेलते। हार जीत की चीखें गूंजती, लेकिन अब वो हंसी कहीं दफन हो गई। मोहन ने कंधा थपथपाया, आंखें नम। पापा, 1-2 दिन बाद नया जीवन चखोगे, पोते पोतियों की किलकारियाँ, अपनी इच्छा का सफ़र। लेकिन कैलाशनाथ जी का गला रूंधा, फूट पड़े। बेटा, मैं तो नई नौकरी तलाश रहा हूँ। साक्षात्कार दे आया, पेंशन कहाँ? हाथ में थोड़े पैसे आएंगे तो समय कटेगा, ये बुढ़ापा तो बोझ ही है। मोहन स्तब्ध, आंसू बहने लगे। पापा, जीवन भर की थकान के बाद ये उम्र नौकरी की, ये तो पोतों के साथ खेलने, सपनों को जीने का वक्त है। कैलाशनाथ जी की आंखें भर आई, कड़वाहट से स्वर तीखा। समझ गया बेटा, रिटायरमेंट के बाद मुझे सेवक बना रखोगे। आजकल तो वृद्धों का यही हाल, स्कूल लाने ले जाने, बाजार की थैलियां ढोने, बस गिनती में ही तो रह गए। मोहन का सीना फट गया, सिसकियां दबाई। पापा कैसी बातें, मैं तो बस। लेकिन शब्द रुक गए, आंसू बह पड़े। सुबह की सैर के समय मेरे मित्र यही सब बताते होंगे, पर हर परिवार की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। आपको ऐसा कुछ करने की कतई जरूरत नहीं है। कल से आप अपनी इच्छा के मालिक होंगे। जब मन में आए सोइए, जब मन में आए उठिए। आपकी दिनचर्या में कोई खलल नहीं डालेगा। मैं यहाँ आपको विश्वास दिलाता हूँ, पर प्लीज़ फिर से नई नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए। मोहन ने विनती की। कैलाशनाथ जी कोई उत्तर देते, इससे पहले ही बहू शालू आ खड़ी हुई और अपने पति की ओर देखकर बोली, चले क्या, देर हो रही है? हाँ चलो, मुझे भी आज जल्दी पहुंचना है। अच्छा पापा, फिर शाम को मिलते हैं। मोहन उठ खड़ा हुआ। माँ जी, मैंने चाय पी ली है, नाश्ता अस्पताल पहुंचकर कर लूँगी। आज सोनू को हल्का सा बुखार था, परीक्षा थी, इसलिए स्कूल गया है। रामू जल्दी ले आएगा, आप जरा संभाल लीजिएगा। शालू जाते हुए बोली थी। बहू तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। देवकी जी ने शालू को आश्वस्त किया। चिंता करने की जरूरत ही कहाँ है, यहाँ स्थायी नौकरानी जो बैठी है दिन भर हुक्म चलाने को। कैलाशनाथ जी कटु स्वर में बोले, अपने घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, पर यह बात आपकी समझ से बाहर है। चलो नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज तो ऑफिस जाना है। कल से घर बैठकर अपनी गाथा सुनाना। मेरी समझ का तो छोड़ो, अपनी समझ की बात करो। दिन भर घर में लगी रहती हो। शालू तो नाम की माँ है, उसके भी तो फर्ज बनते हैं अपने बच्चों के लिए। इन सब कामों के लिए ये लोग आया भी तो लगा सकते हैं। अरे तो कौन सा घर पर बैठी है बहू, और तब वो नहीं देख रही है। मैंने अपने बच्चे भी तो बड़े किए हैं, तो मैंने भी अपनी 2 बेटियाँ और बेटे की परवरिश खुद की है। तो क्या मैं भी आपकी नज़रों में केवल एक नौकरानी थी, जो घर को देखती थी, बच्चों को देखती थी? भैंस के आगे बीन बजाने का कोई लाभ नहीं है। मैं आगे तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, पर इतना साफ कह देता हूँ
कि मैं अपने ही बेटे के घर पर घरेलू नौकर बनकर नहीं रहूँगा। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। न जाने क्या हो गया है आपको। अच्छा हुआ बेटा बहू घर पर नहीं है। आपकी बातें वो सुनते तो न जाने क्या सोचते। देवकी जी सर पकड़े बोली, मैं किसी से नहीं डरता और जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उनसे भी कह सकता हूँ। कैलाशनाथ जी शान से बोले, क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हो? याद करो वह दिन जब हम पैसे पैसे को तरसते थे। तब एक दिन आपने बड़ी शान से कहा था कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप मोहन को क्लर्की नहीं करने देंगे और आप डॉक्टर बनाएंगे। हाँ तो क्या बनाया नहीं उसे डॉक्टर? उन दिनों हमने कितनी तंगी में दिन गुजारे, यह क्या तुम नहीं जानती? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, पर कई बार माता पिता लाख प्रयत्न करें तब भी संतान कुछ नहीं करती। लेकिन अपना मोहन तो लाखों में एक है। अपने पैरों पर खड़े होते ही उसने आपकी जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर ले लिया। अपनी बहनों के विवाह में उसने कर्ज लेकर आपकी सहायता की, वरना उन दोनों के लिए अच्छे घर वर जुटा पाना आपके बस की बात ना थी। देवकी जी धारा प्रवाह बोले जा रही थी, तुम्हें तो पुत्र मोह ने अंधा बना दिया है। अपनी बहनों के प्रति उसका कुछ कर्तव्य था या नहीं? उनके विवाह में सहायता करके उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है और कुछ नहीं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए इतना भी ना करें तो एक साथ रहने का अर्थ क्या है? मोहन ने जब इस कोठी को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी तो हम चुपचाप अपना 2 कमरों का मकान बेचकर उसके साथ रहने आ गए थे। वह भी तब जब उसने आधी कोठी आपके नाम करवा दी थी। वह सब मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए किया था। आजकल की संतान का क्या भरोसा, कब कह दे कि हमारे घर से बाहर निकल जाओ। कैलाशनाथ जी अब अपनी अक्कड़ में थे। समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे समझाऊं। पता नहीं इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई है आपके मन में। कड़वाहट, यह कड़वाहट नहीं है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। माना तुम्हारा मोहन बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हो गया है, दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसा कमा रहे हैं, पर वे मुझे नीचा दिखाए या अपने रुतबे का रौब दिखाएं तो मैं यह सहन नहीं पाऊंगा। कौन आपको नीचा दिखा रहा है? पता नहीं आपने अपने दिमाग में यह कैसी कुंठा पाल ली है और दिन भर ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। देवकी जी का स्वर अनचाहे भर्रा गया था। चलो बहस छोड़ो और मेरा सूट ले आओ। आज मेरा विदाई समारोह है, सूट पहनकर जाऊंगा। कैलाशनाथ जी तैयार होकर दफ्तर चले गए, पर देवकी जी को सोच में डूबा छोड़ गए। कुछ दिनों से अपने पति कैलाशनाथ जी का हाल देखकर देवकी जी का दिल बैठा जा रहा था। जितनी देर वे घर में रहते एक ही राग अलापते कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। फूल मालाओं और उपहारों से लदे कैलाशनाथ जी को दफ्तर की गाड़ी छोड़ गई थी। उनके अफसरों ने भी उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए थे। घर आते ही पोते और पोती ने उनके गले में फूल मालाएं डाल दी थी और प्रसन्नता से झूमते हुए देर तक देवकी जी को विदाई समारोह का हाल सुनाते रहे थे। दादाजी का अच्छा मूड देखकर पोता पोती दादाजी से जिद करने लगे, दादाजी चलो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं, प्लीज़ दादाजी। कैलाशनाथ जी बोले, बच्चों कल घूमने चलेंगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ। देवकी एक प्याली चाय पिला दो, फिर कुछ देर आराम करूँगा। कल नई पारी की शुरुआत जो करनी है। देवकी जी के मन में सैकड़ों प्रश्न बादल की तरह उमड़ घुमड़ रहे थे कि वे किस दूसरी पारी की बात कर रहे हैं। कुछ पूछकर फिर से वे घर की शांति को भंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप चाय बना कर ले आई। अगले दिन कैलाशनाथ जी रोज की तरह तैयार होकर घर से चले तो देवकी जी स्वयं को रोक नहीं सकी। सुबह सुबह ऐसा क्या काम है जो आप रिटायरमेंट के बाद भी इतनी सुबह तैयार हो गए? टोकना आवश्यक था क्या? सुबह शुभ कार्य के लिए जा रहा था, अब तो काम शायद ही बने। कैलाशनाथ जी झुंझला गए थे। मुझे लगा कि आज आप घर पर ही विश्राम करेंगे। आप 2 मिनट रुकिए, अभी आपके लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ। जाने दो, मैं फल आदि खाकर काम चला लूँगा, मुझे देर हो रही है। कैलाशनाथ जी अपनी ही धुन में थे। कहकर कैलाशनाथ जी घर से निकल गए। देवकी जी ठगी सी उनको देखती रह गई। माँ पापा कहाँ गए?
नाश्ते की मेज पर मोहन पूछ बैठा था। वे तो रोज की तरह ही घर से निकल गए। कह रहे थे कि किसी आवश्यक कार्य से जाना है। देवकी जी ने बताया, माँ आप उन्हें समझाती क्यों नहीं कि उन्हें फिर से काम ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। 35 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया है। अब जब कुछ आराम करने का समय आया तो फिर से काम ढूंढने निकल पड़े। क्या कहूँ बेटा, मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। सुबह की सैर पर साथ जाने वाले मित्रों ने इनके मन में यह बात अच्छी तरह बिठा दी है कि अब घर में उनको कोई नहीं पूछेगा। बात बात में यही कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान पर आँच नहीं आने देंगे। उनके आत्मसम्मान पर चोट करने का प्रश्न ही कहाँ है माँ। घर में आराम से रहे, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिए। घर के कामों के लिए नौकर चाकर है ना। न जाने क्यों उन्हें ये लगता है कि अब वो घर में रहकर नौकर हो जाएंगे। इस विषय पर बहुत कहासुनी हो चुकी है। मैंने तो अब किसी प्रकार की बहस ना करने का निर्णय लिया है, पर मन ही मन मैं बुरी तरह डर गई हूँ। इसमें डरने की क्या बात है माँ। इसी तरह तनाव में रहे तो अपनी सेहत चौपट कर देंगे। देवकी जी रो पड़ी थी। चिंता मत करो माँ, सेवानिवृत्ति के समय कई लोग इस तरह के तनाव के शिकार हो जाते हैं। मोहन ने माँ को समझाया। कैलाशनाथ जी दोपहर को घर आए तो देखा मोहन आज जल्दी घर आ चुका था और खाने की मेज पर अपनी माँ से कुछ बातें कर रहा था। माँ बेटे के बीच क्या कानाफूसी हो रही है। मेरे विरुद्ध कोई साजिश तो नहीं हो रही। वे थके होने पर भी मुस्कुराए थे। हो तो रही है, हम सबको आपसे बड़ी शिकायत है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्या कर दिया मैंने। कल आपका विदाई समारोह था। आप सह परिवार आमंत्रित थे, पर आप अकेले ही चले गए। माँ तक को नहीं ले गए, हमसे पूछा तक नहीं। क्या कह रहे हो मोहन। इन्हें सह परिवार बुलाया गया था। देवकी जी चौंकी थी। पूछ लो माँ, पापा सामने ही तो बैठे हैं। मुझे तो इनके सहकर्मी मनोज ने आज सुबह अस्पताल आने पर बताया। इन्हें हमारी भावनाओं की चिंता ही कहाँ है। देवकी जी नाराज हो उठी थी। बात यह नहीं है। मुझे लगा मोहन और शालू इतने नामी गिरामी चिकित्सक हैं, वे मुझ जैसे मामूली क्लर्क के विदाई समारोह में क्यों आएंगे। और देवकी, तुम तो सदा पूजा पाठ और बच्चों के साथ व्यस्त रहती हो, इसलिए मैं किसी से कुछ कहे सुने बिना अकेले ही चला गया था। यद्यपि हमारे यहाँ विदाई समारोह में सहपरिवार जाने की परंपरा है। कैलाशनाथ जी क्षमा याचना पूर्ण स्वर में बोले थे। आपकी समस्या यह है पापा कि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। खुद को बार बार साधारण क्लर्क कहकर आप केवल स्वयं को नहीं, मेरे पिता को अपमानित करते हैं। इन्होंने इसी नौकरी के बलबूते पर मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया। साथ ही आप उन हजारों लोगों का अपमान करते हैं जो इस तरह की नौकरियों से अपनी जीविका कमाते हैं। मोहन का आरोप सुनकर कुछ क्षणों के लिए कैलाशनाथ जी ठगे से रह गए थे। कोई उनके बारे में इस तरह भी सोच सकता है, यह उनके लिए एक नई बात थी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं। कैलाशनाथ जी की दोनों बेटियां प्रिया और नेहा आ खड़ी हुई थी। मैं क्या बताऊं, पापा से ही पूछ लो, मोहन ने हंसकर कहा। तो कैलाशनाथ जी ने झटपट आंसू पोंछ लिए थे। तुम दोनों कब आए, उन्होंने प्रिया और नेहा से अचरज से पूछा था। ये दोनों अकेली नहीं, सह परिवार आई हैं, वह भी मेरे निमंत्रण पर। कल कुछ और अतिथि भी आ रहे हैं। क्या कह रहे हो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। कल कौन सा पर्व है। कल पापा के रिटायरमेंट का फंक्शन मना रहे हैं, सहकर्मियों को बुलाया है, सब कुछ सज धज कर। प्रिया नेहा की आंखें चमक रही थी, लेकिन कैलाशनाथ जी का सीना सिकुड़ गया। आंसू पलकों पर ठहर गए। ये सब क्या है, हमारे घर में ऐसी रस्में कहाँ, परंपराएं तो टूट ही जाती हैं। प्रिया ने फाइल थमाई। प्रिया, नेहा, ये ले लो, पूछो ना आज दोपहर कहाँ भटकते रहे। मोहन ने इशारा किया। स्वर में वो बनावटी हंसी जो दर्द छिपाती। नेहा ने फाइल खोली। डिग्रियां, बायोडाटा, आंखें फैल गई। पापा ये क्या, फिर नौकरी तलाश रहे हो। प्रिया नेहा पास आ धसी। आश्चर्य से सांसें थम गई। पापा, जीवन भर की थकान के बाद ये उम्र। तभी शालू ने चाय की ट्रे थामी। चलो नाश्ता लग गया, मुंह हाथ धो लो। लेकिन कैलाशनाथ जी का गला रूंधा। लाओ फाइल, मुझे ताले में बंद कर दूंगा। मोहन उठा। उठो पापा, सब इंतजार कर रहे हैं।
देवकी जी का गला भरा, आंसू बहने लगे। इतना सब हो गया और मुझे हवा बिना लगाए। मैं तो परिवार की धुरी हूँ, लेकिन कभी रोया ना, बस सिसकियाँ दबाए। कैलाशनाथ जी का स्वर तीखा, लेकिन आंसू बहते। मुझे भी कहाँ पता था, न तुम बताती न बच्चे। आत्मसम्मान की चिंता किसकी, मैं तो बस एक पुरानी किताब बन गया। देवकी जी नाटकीय ना होकर सिसकी ले रही थी। कैलाशनाथ, तू सही कहता है, मैंने तो सब सहा, लेकिन तेरी कुंठाएं तो रूह को चीर रही। कैलाशनाथ जी सोच में डूब गए। देवकी की तरह जो सालों से चुपचाप सिसकती रही, कभी रोया ना। आजकल के परिवेश में खुद के लिए सोचना तो ठीक, लेकिन आत्म केंद्रित होकर ना, वो तो दिल को खोखला कर देता। दोस्तों, ये सिसकी भरी दास्तां सिखाती है कि आत्मसम्मान की लड़ाई अपनों की उदासियों में ना लड़े, वरना कुंठाएं रिश्तों को चीर देंगी। माँ पिता का त्याग समंदर सा गहरा होता है, जो सिसकियाँ दबाकर भी परिवार संभाल लेता है, लेकिन अहंकार का जहर, अरे वो तो खुद को अकेला कर देता। सोचो तो, जो आज रिटायरमेंट लगता बोझ, कल सम्मान का सूरज है। समय दो, सम्मान दो, अपनों को गले लगाओ, क्योंकि जिंदगी का असली बदलाव दिल में होता है, ना कि कुंठाओं की काली रात में। क्या तुम्हारी आंखें नम हो गई? आज ही परिवार को संवार लो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट में अपनी भावनाएं जरूर बांटें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।